तो दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं बी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स, जिसका आज यूनिट 1 के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख ले तो 100% आप एक यूनिट कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि सिंगल वीडियो में आपको पूरी यूनिट पढ़ाने वाला हूँ। सिलेबस टू सिलेबस, लाइन टू लाइन होने वाली है, कोई भी एक्स्ट्रा या कुछ भी कम नहीं होगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो हमारे बेसिक दे रखा है सिलेबस में, आपने देखा होगा, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। पहले दोस्तों एक बार आप देख सकते हो, जो भी हमारे इसमें बेसिक चीजें दे रखी है ना, देखो ये वो चीजें आपको वो एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो पहला आता है हमारा फार्मेसी, जो कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम्स में काफी टाइम बार पूछा जा चुका है कि फार्मेसी होती क्या है। द वर्ड फार्मेसी यूज फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन। फार्मेसी का मतलब ही होता है ड्रग दोस्तों, ड्रग और मेडिसिन। तो फार्मेसी हमारा एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे कह सकते हो फार्माकोन, जो फार्मा होता है हमारा फार्मेसी, और कौन जो होता है ना हमारे यहाँ पर ग्रीक वर्ड है। किसी भी वर्ड के आगे कौन या पहले कुछ लग जाता है ना, तो वो हमारा ग्रीक वर्ड होता है। जैसे लैटिन वर्ड होता है, जैसे खाली वाटर, और उसका अगर आप एक्वा वाटर लगाते हो दोस्तों, हमारा लैटिन वर्ड बन चुका है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन काफी बार एग्जाम में आ गई है, तो हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, फार्मेसी इज बेसिकली अ हेल्थ केयर प्रोफेशन deal with knowledge of identification of drugs substance and their preparation from natural and synthetic source। फार्मेसी जो हमारा एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है दोस्तों, जिसमें हमें पता होता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की पहचान करनी होती है, और पता चलाना चाहिए कैसे हमारा ड्रग्स बना है नेचुरल तरीके से और सिंथेसिस सोर्स से, जो हमारा नेचुरली ऑब्टेन होता है या हम जो कुछ भी प्रिपेयर करते हैं उसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, सिंपल ये देखना होता है। फार्मेसी हमारी बस इतनी आती है, इससे ज्यादा इतना भी लिख दोगे ना दोस्तों, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, 1-2 नंबर का ही पूछा जाता है। तो फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट कौन होते हैं? फार्मासिस्ट इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड स्पेशलाइज टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम। दोस्तों फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है जो कि ड्रग्स और मेडिसिन में एक्सपर्ट होता है। जैसे हर ड्रग्स के बारे में पता हो, हर मेडिसिन के बारे में पता हो कि कैसे बनती है वो, और कैसे उसे तैयार किया जाता है या कैसे उसे सेल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फार्मासिस्ट, अगर आप ये बी फार्म 4 ईयर का कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे तो आप भी फार्मासिस्ट बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आपके नाम के आगे DRX भी लगेगा, बहुत अच्छी बात है ना ये तो सिंबल ऑफ फार्मेसी, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। सिंबल ऑफ फार्मेसी, बॉल ऑफ हाइजिया अलोंग विद रोड ऑफ एसिलिपियस इज नाउ अ सिंबल ऑफ फार्मेसी। जो हमारा सिंबल ऑफ फार्मेसी, देखो मैं इधर आपको साइड में मैंने थोड़ा लिख रखा है, जो हमारा एसिलिपियस है वो होते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, और हाइजिया होती है डॉटर भी तीनों की, मीन्स उन्होंने की डॉटर थी लेकिन वो हेल्प करती थी, हेल्पर थी जिन्हों के उसमें फार्मेसी में। ठीक है, तो बॉल ऑफ हाइजिया इज आल्सो नाउ द सिंबल ऑफ फार्मेसी। बॉल हमारा क्या है? पोशन है। स्नेक जो हमारा ये कर रहा है ना, स्नेक ये हमारा हीलिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब क्विक रिकवरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने छोटी सी लिखी है, आप इसे भी लिख दोगे तो भाई अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये डायग्राम आप जरूर याद कर लेना दोस्तों, ये आता जरूर है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्नेक व्रैप अराउंड। जो हमारा स्नेक है ये इस पे लिपटा हुआ है। जो हमारा बाउल है, देखो इसे बाउल कहते हैं, इसे स्नेक कहते हैं, ये हमारा इस पर लिपटा हुआ है। जो हमारा स्नेक लिपटा हुआ है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एसिलिपियस, जो कि गॉड ऑफ मेडिसिन है। और जो हमारा बॉल ऑफ हाइजिया रिप्रेजेंट करता है हमारा डॉटर या उसकी हेल्पर्स, क्योंकि हाइजिया के बारे में पूछा जाता है काफी टाइम्स, तो आप इसे सिंपल सा वर्ड में कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, फादर ऑफ फार्मेसी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री की, इसमें क्या क्या हुआ था। पहले अब देख लेते हैं फादर ऑफ फार्मेसी। दोस्तों इसके 2 नाम है, ध्यान रखना। फादर ऑफ फार्मेसी में एक प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर, एक महादेवलाल श्रॉफ। दोस्तों 2 नाम आ चुके हैं, आप 2 नाम याद कर लेना आराम से। ठीक है, अब आपके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जो कि बेसिक है हमारा। इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइड टू 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स, लेकिन आपको 4 पढ़ने होते हैं। 5 यार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर आप 4 भी लिख दोगे ना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एंशियंट इरा, एम्फेरिक इरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा और पेशेंट इरा। तो दोस्तों पहले एंशियंट इरा देख लेते हैं हम। जो हमारा 1600 AD में स्टार्ट हुआ था, ये होता है हमारा आयुर्वेदिक टाइम। हाँ दोस्तों, आयुर्वेदिक टाइम जो कि हम जड़ी बूटियों से लेते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी के थ्रू। तो इस टाइम में जो हमारा इलाज होता था, इन एंशियंट टाइम लीव्स, कोल्ड वाटर एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज इन द ट्रीटमेंट। दे आर नो सिंथेसाइज सोर्स अवेलेबल इन दिस हीरा। जैसे आप डेफिनेशन में सिंपल सा देख सकते हो, उस टाइम में लीव्स, कोल्ड वाटर और एनिमल एक्सट्रैक्ट का ही यूज किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए। कोई ऐसा नहीं था कि पैरासीटामोल खिला दो, बुखार हो रहा है तो उसे बुखार ठीक हो जाएगा, या कोई और टैबलेट्स है, या डल्कोलेक्स है तो वो खिला दो, उसका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता था। सिंपल ये कोल्ड वाटर, एनिमल एक्सट्रैक्ट और लीव्स, जड़ी बूटी, लीव्स की जगह आप जड़ी बूटी होती है ना वो समझ सकते हो, कोई अलग से सोर्स नहीं था। उसके बाद था हमारा एम्फेरिक ईरा, जो हमारा 1600 से 1940 में हुआ था, और इट
इस पीरियड में हमारा एलोपैथिक आ चुका था। हाँ दोस्तों, एलोपैथिक, ठीक है। एलोपैथिक आपने दवाई भी खाई होंगी जो हमारी शीशी में आती हैं छोटी वाली प्लास्टिक की में, वो एलोपैथिक मेडिसिन ही होती हैं दोस्तों। उसके ना ही कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और बेनिफिट्स ही होते हैं दोस्तों उसके, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इन दिस ईरा फार्माकोपिया वाज इंट्रोड्यूस एंड बिकम प्राइमरी टूल फॉर फार्मासिस्ट। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर डिवोटेड हिज टाइम एंड अफोर्ड टू एडवांस ऑफ फार्मेसी। जो हमारा एरा था, इसमें हमारा फार्माकोपिया आ गया था, ब्रिटिश फार्माकोपिया आया था दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि 1940 से पहले की बात हो रही है। उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया, बंगाल फार्माकोपिया है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा इंडियन फार्माकोपिया इसमें नहीं आया। तो वो हमारा प्राइमरी टूल बन गया था। अगर हमारा जब पहले फार्माकोपिया नहीं था ना, तो हम ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज़ करते थे। जो हमारे प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर, जो फादर ऑफ फार्मेसी हैं, तो उन्होंने बहुत ही अपनी मेहनत की थी, बहुत एफर्ट डाले थे कि एडवांस ऑफ फार्मेसी को एडवांस बनाने के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा में हमारा 1940 से 1970 यानी 30 साल तक चला था, 30 ईयर्स। तो इस ईरा में जो हमारा डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्टार्टेड इन ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉलोड। मतलब यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन हमारी बननी स्टार्ट हो चुकी थी इंडस्ट्री यानी मशीनरी से। सिंपल था दोस्तों बस उससे। तो दोस्तों अब आता है हमारा द पेशेंट केयर ईरा। तो हमारा जो ये ईरा था, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन स्टार्ट। जो हमारी नई मेडिसिन थी वो स्टार्ट हो चुकी थी 1972 से, ठीक है। फार्मासीज स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारे फार्मेसी जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे थे कि दवाई को कैसे देना है किसी को, और पेशेंट को कैसे हमें समझना है। तो उसकी हिस्ट्री सब थी, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक और चीज़ लिख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, आप इसे 100% कर लेना। ये बहुत ही एग्जाम टाइम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप भी। और हाँ, आपको इसके नोट्स है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 फेज, बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट। बिफोर इंडिपेंडेंट में जो होता है दोस्तों 1840 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन आप थोड़े मेन पॉइंट्स लिखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने नोट्स बना रखे हैं, थोड़े घिचे पीछे हो रहे हैं, लेकिन भाई आपको समझ में आ जाएंगे, मैं आई होप करता हूँ, ठीक है। 1840 लिखा है दोस्तों, मैं दोबारा से कर देता हूँ। 1840 गोवा में पहला मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था, कहाँ पर? पंजिम गोवा में, ठीक है। फिर 1842 आया था हमारा, उसमें हमारा फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड सर्टिफाइड लेवल इन गोवा बाय पोर्टुगल्स। तो दोस्तों ये गोवा में कोई प्लेस है, जो भी ये चीज़ है वहाँ आप देख लेना, ठीक है। ये फार्मेसी हमारा सर्टिफाइड लेवल पे स्टार्ट हो चुका था। और मैंने बताया था 1864 में हमारा बंगाल फार्माकोपिया आया था, जो कि उससे भी हमारे इंडिया में काफ़ी हेल्प ली थी। वैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया ज़्यादा यूज़ किया था। फिर आता है 1870, मद्रास मेडिकल कॉलेज कंडक्ट फर्स्ट लाइसेंस एग्जाम फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। इससे पहले दोस्तों कोई भी लाइसेंस वाला एग्जाम नहीं होता था, 1870 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आते हैं हम 1881 में, इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर्स स्टार्ट इन बंगाल। कंपाउंडर्स यानी जो आपने देखा होगा स्टोर पे जो बैठे रहते हैं ना, उन्हें एक तरीके से आप कंपाउंडर्स भी कहते हो, क्योंकि वो आपको कंपाउंड करते हैं सही तरीके से, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर आपको डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, ठीक है। 1930 यहाँ से हमारा ज़्यादा मेन स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कम्युनिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कॉल RN चोपड़ा टू सी प्रॉब्लम्स इन फार्मेसी। ये जो हमारा 1930 में है, यहाँ एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई थी RN चोपड़ा के उसके अंदर, तो फार्मेसी में क्या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देखने के लिए। फिर आते हैं हमारे 1931 में, इसमें इसका जो इसमें देखा था ना, उसका रिजल्ट इसमें आता है, पब्लिश किया जाता है, इसका रिपोर्ट दी जाती है कि नो रिकॉग्नाइज प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इंडिया, की फार्मेसी का यार कोई प्रोफेशन ही नहीं था उस टाइम। ये रिपोर्ट आती है इसकी मिलकर। तो 1935 में यूनियन प्रोवियंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, UPPA, आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस्टेब्लिश हुआ था और बाद में कन्वर्ट हो गया था इंडिया फार्मा एसोसिएशन। मतलब ये जो नाम था ना, वो इस शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका था। 1937 में हमारा फर्स्ट बी फार्म कोर्स अपलोड हुआ था दोस्तों। मतलब बी फार्म कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 3 इयर्स का। सबसे पहले हम बी फार्म कोर्स है ना 3 इयर्स का आया था, ठीक है, 3 इयर्स का, जो कि प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि उन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ तक आ चुका है हम 1940 में हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन हमारा स्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। ये आपको जरूर याद रखना है जो स्टेब्लिश हो 1940 में। फिर हमारा इंट्रोड्यूस ऑफ ड्रग एक्ट 1940। 1943 में गोरख प्रसाद श्रीवास्तव वाज द पोस्ट ग्रेजुएट, इन्होंने पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट की थी गोरख प्रसाद श्रीवास्तव ने।
1944 में हमारा फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। जो हमारा फार्मेसी का बिल था ना वो इंट्रोड्यूस हो चुका था 1945 में, मतलब फार्मेसी को लेके हमारी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। 1942 में हमारी फार्माकोपिया की लिस्ट जो थी ना वो पब्लिश की गई थी, लेकिन उसमें आने में बहुत टाइम लगे दोस्तों, पूरे 10 साल लग गए थे। ठीक है, तो 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस पे आ जाते हैं। देखो 1947 में 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया था। देखो उसके हम 1 साल तो हमारी लड़ाई चली थी, तो एक गायब है दोस्तों। 1948 पब्लिकेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, तो यहाँ से हमारे फार्मेसी एक्ट स्टार्ट हो गए थे आने। ठीक है, 1948 में एक और चीज़ हुई थी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर BN घोष। ठीक है दोस्तों, 1949 में हमारा PCI, जो हमारा यार आपने अभी सिंगिंग भी किया होगा, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप AQ से पढ़ रहे हो तो भाई PCI आपके लिए बहुत ज़रूरी है फार्मेसी के अकॉर्डिंग। तो 1949 में हमारा ये इस्टेब्लिश हुआ था PCI, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसे तो गोल के पी जाना दोस्तों, फाड़ के पानी में गोल के पी जाना इसे तो। 1955 पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1955 में हमारा फर्स्ट फार्माकोपिया आ गया था। और दोस्तों सही में फाड़ के मत पी जाना, बस याद कर लेना इसे। ठीक है, तो अब आते हैं हम ML श्रॉफ, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इन्हों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। ये बहुत ही महान पुरुष हैं जिन्होंने फार्मेसी लाई है, हमारे लिए टेंशन बढ़ा दी है। वैसे टेंशन नहीं आ रही, फार्मेसी है ना, जब भी तुम्हारे बहुत हेल्प करती है डॉक्टर की डायग्नोस के लिए। ना ये फार्मेसी होती ना यार हम ठीक हो पाते। हल्की सी बीमारी होती है और ऊपर पहुंच जाती है, पुरानी उससे ही काम चलता रहता ऊपर वाले के भरोसे। वो तो अब भी हैं दोस्तों। चलो तो पढ़ते हैं। महादेवलाल श्रॉफ, फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, वाज बोर्न इन 6 मार्च 1902 एट दरभंगा इन बिहार। दोस्तों इनका जन्म है ना 6 मार्च 1902 में हुआ था, 1902 एट दरभंगा इन बिहार। दरभंगा एक दोस्तों वहाँ पे कोई जगह है, गांव में, वहाँ पे हुआ था बिहार में। तो इन्होंने B.Pharm और M.Pharm एजुकेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हिंदू यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की थी बनारस की B.Pharm और M.Pharm। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था ये। ठीक है, अब आपको इसमें कोर्स दिखाता हूँ कि आपको फार्मेसी में क्या क्या कोर्स मिलते हैं। अभी दोस्तों बेसिक ही चल रहा है, आप इनसे समझ लोगे ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी D.Pharm आता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm आता है, मास्टर ऑफ फार्मेसी में M.Pharm आता है। दोस्तों प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होती है हमारी 6 साल की, मास्टर ऑफ साइंस 3 साल की होती है दोस्तों हमारी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ये भी दोस्तों हमारी 3 से 7 साल के बीच में हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ये देख लोगे, चाणक्य इज फादर ऑफ आयुर्वेदा, और जो भी है दोस्तों बस यही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये की पॉइंट्स मैंने ऐसे लिख दिए थे। ठीक है, अब आते हैं फार्माकोपिया। भाई आप फार्माकोपिया के बारे में बहुत देर से बात कर रहे हो, लेकिन ये होता क्या है फार्माकोपिया? तो दोस्तों फार्माकोपिया भी आपको बताऊंगा मैं। फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड कोपिया मीन्स टू मेक। देखो मैंने कहा था ना ग्रीक वर्ड आगे कौन लग जाएगा, ठीक है, तो ग्रीक वर्ड बन जाता है हमारा, ध्यान रखना। आप इसका भी बना सकते हैं, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फार्माकोन और पिया। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग्स एंड पोपिया मीन्स होता है टू मेक, ड्रग्स टू मेक। तो फार्माकोपिया का मतलब होता है ड्रग्स टू मेक, जहां से हम ड्रग्स को बनाते हैं, ड्रग्स का बनाने का तरीका। ठीक है, फार्माकोपिया होती क्या है? इट इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। ये हमारी लीगल और ऑफिशियल बुक होती है स्टैंडर्ड्स, मतलब इसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, सब चीज़ के बारे में होती है स्टैंडर्ड, मतलब ये यहाँ पे इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, एक अथॉरिटी से इशू करती है, और अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। हर कंट्री के पास एक अपनी फार्माकोपिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, इट कंटेन लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फॉर्मूला अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो फार्माकोपिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। तो मोनोग्राफ्स का कलेक्शन होता है और कुछ नहीं होता फार्माकोपिया में। आपको कि भाई यार ये कुछ नहीं होता तो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोग्राफ इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाता हूँ आपको। तो दोस्तों मोनोग्राफ को पढ़ते हैं, पहले होता क्या है हमारा मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन अ पार्टिकुलर ड्रग्स, इट डोसेज फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालाइट। जो फार्माकोपिया होती मोनोग्राफ होता है ना हमारा, इसमें कलेक्शन इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी एक ड्रग की। जैसे आप पैरासीटामोल ले लो, उसके बारे में यार बहुत अच्छी पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, पार्टिकुलर ड्रग होगा, उसका भाई कैसे बनी है, क्या क्या उसमें सोल्ट्स हैं, और कब तक उसे रखनी है, स्टोरेज और उसकी आइडेंटिफिकेशन सब चीज़ होगी दोस्तों। डोसेज कैसे बनानी है, उसकी कितनी इसकी स्ट्रेंथ रखनी है, किसके अकॉर्डिंग, सब चीज़ होती है दोस्तों। मोनोग्राफ में आप देखना सब चीज़ ये मिलेंगी, केमिकल नेम मिलेगा, उसका फॉर्मूला मिलेगा, सोल्युबिलिटी पानी में सोल्यूबल है, अल्कोहल में सोल्यूबल है, किस में सोल्यूबल है, आइडेंटिफिकेशन कैसे उसकी पहचान करनी है, उसका पीएच क्या रखना है, एसिडिक रखना है या बेसिक रखना है,
एस से कि वो बना किस तरीके से, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसकी, लॉस ऑफ ड्राइंग से ड्राइंग मतलब वो सूख ना जाए, इजीली मॉइस्चर ना पकड़ ले वो। और डोज की, इसकी डोज कैसे बनानी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि फार्माकोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है। टू मेक यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो उसकी यूनिफॉर्मिलिटी को मेक करने के लिए और कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, यानी उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि कैसे रखना है, क्या करना है, तो उस सारे फार्माकोपिया में डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो ये उसके लिए होता है। अवॉइड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अडल्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, मिलावट। अडल्ट्रेटेड होता है हमारा मिलावट, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड देयर डोसेज फॉर्म। तो हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है ड्रग्स के बारे में, उनकी डोसेज फॉर्म के बारे में। और जाता है रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो यार फार्माकोपिया जैसे आप कोई कंपनी भी खोलोगे ना, उसमें आपको फार्माकोपिया खरीदनी पड़ेगी। यार आपको बता दो 4 एडिशन हैं और वो 52,000 के करीब में आते हैं दोस्तों। 4 एडिशन आपको इजीली मिल जाएंगे, आपको बाय करने होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो कि इंडिया की है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसए, यूएसपी भी कहते हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया और फ्रेंच फार्माकोपिया। दोस्तों देखा कितनी सारी फार्माकोपिया हैं, अभी तो मैंने 5 ही लिखी यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो यार इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। Indian Pharmacopoeia is official book of standards for drugs to define identity, purity and strength for the drugs imported, manufactured, stocks and distributed in India. Indian Pharmacopoeia is published by PIC, ठीक है, Indian Pharmacopoeia Commission. It head office is located in गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मेरे घर के पास है दोस्तों, कोई नहीं। Indian Pharmacopoeia is published by NISCAR। तो इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे दे रखी है, पहले वो देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, इंडिया। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन दोस्तों, आईपीसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विच सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल द ड्रग दैट आर मैन्युफैक्चर, कंज्यूम एंड सोल्ड इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो हमारा पीसीआई होते हैं ना, देखो आईपीसी होती है ना, ये जिम्मेदार होती है सब चीज़ की, क्या उसकी प्राइस रखनी है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं, कैसे बनने वाली है हमारी दवाई, कैसे कंज्यूम की जाएगी और किस तरीके से सोल्ड की जाएगी, क्या उसकी प्राइस रखी जाएगी। तो दोस्तों यही होता हमारा सिंपल सा। तो हमारा बेसिक यार धीरे धीरे खत्म ही होने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं एडिशंस। तो ज़्यादातर हम यार एडिशंस और इसकी वॉल्यूम ही याद करनी होती है, मोनोग्राफ बहुत ही कम पूछा जाता है। तो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, सेकंड एडिशन आया था 1966 में। पूरे दोस्तों 11 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा 10 ईयर का आएगा डिफरेंस, आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। फिर 1985 में फोर्थ एडिशन आया था, 1996 में फिफ्थ एडिशन 2007, और यहाँ से आप है ना 2010 से 4 ऐड करते जाना, आपका आ जाएगा सेवन्थ एडिशन 2014, एट्थ एडिशन 2018, नाइन्थ एडिशन 2024-22, ठीक है। 24 में भी यार वॉलंटरी आ चुकी है हमारी फार्माकोपिया, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो दे आर 4 वॉल्यूम ऑफ आईपीसी। वॉल्यूम 1 में आता है हमारे जनरल सेक्शंस आते हैं। जो वॉल्यूम सेकंड होती है ना हमारी इंडियन फार्माकोपिया की, उससे ए टू एन के अल्फ़ाबेटिक ड्रग्स आते हैं। जो ए से लेके एन के अल्फ़ाबेटिक ड्रग्स होंगे ना वो आएंगे। वॉल्यूम थर्ड में आते हैं हमारे ओ टू जेड अल्फ़ाबेटिक ड्रग्स। और फोर्थ एडिशन हमारा 2022 में लॉन्च हुआ है, उसमें एनिमल मेडिसिन के बारे में बता रखा है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा हमारा ये दे रखा है ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। वैसे यार इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में। द ब्रिटिश फार्माकोपिया द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विद ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूला इट डिफाइन यूके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। यार ये कुछ नहीं है, बस ये है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो थी हमारे यूनाइटेड किंगडम की है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, और हम जब इंडिया के पास नहीं थी ना तो यही वाली ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ करते थे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा बेसिक हमारा खत्म हो चुका है, तो अब हम आते हैं हमने डोसेज फॉर्म पे। अब स्टार्ट करते हैं हम डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज। दोस्तों डोसेज फॉर्म वो होती है जैसे डोसेज बनानी, खुराक बनानी, दोस्तों हिंदी में कह सकते हो आप खुराक बनानी। तो हमारा फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट होता है, और जो आप कह रहे हो मार्केटेड फॉर यूज, जो मार्केटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द जनरली रिगार्डिंग मेडिसिन, मेडिसिन के रिगार्डिंग होती है डोसेज फॉर्म, क्योंकि मेडिसिन की तो दोस्तों बनती है। तो डोसेज फॉर्म देखो मिलकर किससे बनती है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स।
एपीआई में हमारे ड्रग्स होता है, एपीएन में हमारे टेस्ट और फ्लेवर्स आते हैं। तो उसे डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी ड्रग्स। एपीआई और ड्रग्स इज द पार्ट ऑफ मेडिसिन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस इफेक्ट्स। भाई दोस्तों, ड्रग्स और मेडिसिन ना दोस्तों प्रोड्यूस तो करेगा कोई ना कोई इफेक्ट हमारा। इट केमिकल कंपाउंड यूज एज डायग्नोस्ड, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। हाँ दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड होगा हमारा डायग्नोस तो करेगा, ट्रीटमेंट भी करेगा और प्रिवेंशन भी डिसीज करेगा। क्योंकि एपीआई हमारा यार मेडिसिन ही होती है दोस्तों, सिंपल कह सकते हो आप, ड्रग्स ही होता है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। लेकिन इसका अदर नेम जो हमारा फार्माकोपिया में मेंशन होगा ना, वो एपीआई होगा, जो हमारा मेन ड्रग होता है। एक्सिपिएंट्स एक्सिपिएंट्स आर द इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट आर यूज्ड इन ड्रग फॉर्मुलेशन। इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द थेरेपेटिक एक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई। जो हमारा एक्सियंस होता है ना, वो हमारा बेस, मतलब ये इनर्ट जो है ना, आप कह सकते हो बेस है हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में। क्योंकि हमें है ना तो इससे कोई इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, उसका एक्शन मतलब उसका जो इफेक्ट होता है वो ना तो बढ़ता है ना घटता है। लेकिन ये सिंपल उसमें उसे बचाए रखता है मॉइस्चराइज से, और उसमें फ्लेवर गिरता है, स्वीटिंग गिरता है, और कलर वलर सब एक्सिपिएंट्स होते हैं। इससे कोई हमारा इफेक्ट नहीं होता है, बस से टेस्ट आ जाता है जो भी होता है। तो हमारे डोसेज फॉर्म की जरूरत क्या होती है? टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज। अगर आपको कोई मेडिसिन दे दें, पूरा पत्थर सा ला के दे दें, तो आपको कहे उसमें भाई तोड़ के खा लेना, थोड़ी सी नहीं खा पाओगे ना, तो आपको डोसेज बनानी पड़ेगी उसकी। तो डोसेज यार वहीं से बनी भी आती है, ताकि आप सही स्ट्रेंथ में 500 mg में है कुछ चीज़ तो आप 500 में ले सको, ना कि आप 450 लो, तो आपको पसंद नहीं होगा, क्योंकि आपको 500 की स्ट्रेंथ आपकी 500 mg की, तो वो लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मास्किंग टेस्ट एंड कलर टू प्रोवाइड लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो हमारा एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए हम डोसेज फॉर्म बनाते हैं, खुले में रहेगी तो नहीं होगी, तो हम डोसेज फॉर्म बना के उसे पैकिंग कर देते हैं। और मास्किंग टेस्ट एंड कलर, जो बहुत पता है हमारे ड्रग्स बहुत कड़वे होते हैं, तो उन्हें हमें लेने के लिए भाई ऐसे तो खा नहीं पाएंगे, तो उसका टेस्ट और उसका कलर जैसे हम खाने में थोड़ा अच्छा लगे, गंदा सा होगा दोस्तों आप मन भी नहीं करेगा आपका खाने के लिए। टू प्रोवाइड लिक्विड डोसेज फॉर्म, और लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि यार लिक्विड डोसेज फॉर्म है ना बहुत ही हेल्पफुल होती है मरीजों के लिए, जो हमारे और एल्डर्स होते हैं या हमारे जो चाइल्डर्स होते हैं छोटे छोटे, वो इजीली से कंज्यूम कर पाते हैं। तो हमारी जो डोसेज फॉर्म होती है वो क्लासिफाइड होते हैं 3 उसमें, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ फिजिकल फॉर्म, रूट ऑफ एप्लीकेशन साइट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम किस तरीके से खा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे ले सकते हैं। ओरल ले सकते हो, टॉपिकली मतलब ऊपर ही ऑप्थेल्मिक एंड रेक्टली, ठीक है। फॉर फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म होती है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जो हमें डिटेल में पढ़नी है अभी। एप्लीकेशन साइट्स होती है हमारी आईज, नोज, ईयर, और जो मतलब कोई हमारा वो होती है ड्रॉप्स व्रॉप्स होती हैं या लोशंस होते हैं वो लगाने के लिए, ठीक है, अलग से दी जाती हैं वे। तो यार एक चार्ट आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म फिजिकल फॉर्म उसमें आती है, पहले हम पढ़ देंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म। दोस्तों बस ये चार्ट याद कर लेना, इस यूनिट में आपका डोसेज फॉर्म है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यार इस पर आते हैं। डोसेज फॉर्म में हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यूनिट और बल्क। यूनिट मतलब सिंगल वाला, टैबलेट, कैप्सूल और पिल्स, ठीक है। ये भी आप डिटेल में पढ़ोगे आगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बल्क, बल्क मतलब है फाइन पाउडर्स। बल्क मतलब बहुत सारी हो, जिसमें बहुत सारा फाइन पाउडर्स, ग्रेन्यूल, ये कलेक्शन होता है हमारा फार्मास्यूटिकल पाउडर का। डस्टिंग पाउडर्स जो कि हम अपने स्किन पर लगाते हैं। चलो आगे बताऊंगा अभी आपको। डेंटिफ्राइसिस, स्नप्स और इनसफिशिएंट, बस आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। लिक्विड डोसेज फॉर्म में आपको बाइफेसिक और मोनोफेसिक। बाइफेसिक जिसमें 2 लिक्विड एक साथ मिलकर बने हो, मोनोफेसिक जिसमें एक सिंगल लिक्विड हो, ठीक है। इमल्शंस और सस्पेंशंस आपको याद करना है। मोनोफेसिक में आपको कोई से भी इसमें से 7-8 याद कर लेना, बहुत सारे हैं, 7-8 भी लिख दो एग्जाम में तो आपका काम हो जाएगा। तो आते हैं सिरप्स, एलिक्सर्स, ड्रॉप, लोशन, थ्रोट पॉइंट, माउथ फ्रॉश, वॉशेस, स्प्रे, आई ड्रॉप्स, नेजल और लेंचेस। दोस्तों आपको ये याद कर लेना, मतलब नाम तो याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों आपको, इससे तो काम चलेगा नहीं ना। तो आते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म। सपोस्ट्रीज, पैसरीज, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, ये हमारे सेमी सॉलिड्स होते हैं, ना कि हमारे लिक्विड होते हैं ना सॉलिड होते हैं, बीच की स्टेट होती है ना, उसे सेमी सॉलिड कहते हैं। गैसेस फॉर्म आपको पता है, जो कि इवेपोरेट हो जाए आराम से, तो एरियोल्स और इनहेलेशन। तो आपको इनहेलेशन आपने पढ़ा होगा, जो कि अस्थमा में काम होता है इनहेलेशंस का, ठीक है। अब इनों की हल्की हल्की छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम देखते हैं टैबलेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन इन सॉलिड फॉर्म दैट इज सोल। छोटी अमाउंट में मेडिसिन होती है उसे टैबलेट कहते हैं, जो आप आराम से निगल सकते हो। कैप्सूल्स
कैप्सूल्स हमारे पील्स होते हैं, छोटी छोटी गोली होती है ना, उन्हें हम पील्स कहते हैं। इन द फॉर्म स्मॉल राउंडेड जेलेटिनियस कंटेनर विद मेडिसिन इनटाइज। जो हमारा कंटेनर होता है ना, वो कैप्सूल बाहर से प्लास्टिक का सा, उसे जेलेटेनियस कंटेनर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, पील जो हमारी स्मॉल, देखो पील्स इज अ राउंड स्मॉल राउंड डोसेज फॉर मेडिसिन एंड अ सप्लीमेंट दैट यू स्वेलो विदाउट चिविंग, जिसे आप सिर्फ निगल सकते हो बिना चबाए, ठीक है। फाइन पाउडर ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ नंबर 180 सीव्स। जो हमारे फाइन पाउडर्स होते हैं ना दोस्तों, वो एक स्पेशल सीव्स होती है, छन्नी होती है। सीव्स मीन्स छन्नी, जैसे आप आटा छानते हो ना, इस तरीके की छन्नी होती है, उसमें अलग अलग सीव्स लगी होती हैं, 180, 60, 40, तो उसमें निकल सकते हो। आगे पढ़ना होगा आप यूनिट 2 में दोस्तों, एक्सप्लेन कर रखा है ये, तो यूनिट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे जो स्मॉल कलेक्शंस या एग्रेनोमीटर्स होते हैं ना, जैसे आप कलेक्शंस भी कह सकते हो। फार्मास्यूटिकल पाउडर ग्रेन्यूल जो हमारे छोटे छोटे टीनी टीन होते हैं ना, वो पाउडर्स आप ध्यान से देखोगे तो वो बहुत छोटे छोटे उसमें होते हैं, उसका कलेक्शन जो होता है ना, एक साथ मिलकर जो बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स, जो स्पेशल प्रोसेस से बनते हैं। डस्टिंग पाउडर जो हमारी स्किन पर अप्लाई होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कहीं आपके बॉडी पर मॉइस्चर रह जाता है दोस्तों, वो उसमें यहाँ पर आपको दाद बन जाता है, उसको इरिटेशन होती है आपको, उसको एब्जॉर्ब मॉइस्चर करने के लिए हम डस्टिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्नफ्स जो कि यार ड्रग्स लेते हैं ना, और नाक में सूंघ के फिल्मों में दिखाया होगा, वो उस टाइप्स का होता है, जो हम अपनी नोज से ब्रेथ अप इनटू द नोज फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है। इनसफिशिएंट पाउडर बहुत ही टिनी पाउडर होता है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों टिनी, एक्सट्रीमली देखो लिखा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा पाउडर होगा, वो इनसफिशिएंट पाउडर्स में आ जाएगा। डेंटिफ्राइसिस अ पेस्ट और पाउडर फॉर क्लीनिंग द टीथ। डेंटिफ्राइसिस आपने इनऑर्गेनिक पीसीआई में ही पढ़ोगे, तो आप वहाँ पे भी देख लेना, लेकिन वो दांतों को क्लीन करने का होता है। लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है, लिक्विड लिख रखा है मैंने खाली। इमल्शन, जैसे मैंने बताया था ये बाइफेसिक है, तो इसमें 2 लिक्विड होंगे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड दैट आर यूज इमिस्क्रिबल एज। इमिस्क्रिबल मीन्स आपस में दोनों को मिलाना, आपस में दोनों को जोड़ देना दोस्तों, वो होता है हमारा इमिस्क्रिबल, बट अंडर स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। इसकी एक प्रोसेस चलती रहती है, मास को देखो और भी चीज़ लिखी हुई है, ये बहुत ही हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रोसेस जाती है इमल्शंस में। अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो आप डेफिनेशन देख लो छोटी छोटी। सस्पेंशन अ हेटेरोजेनस सिस्टम इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, उन्हें अलग रखता है लिक्विड मीडियम से। आपको इतना देखना है। सिरप्स इज द मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ थिक लिक्विड कंटेनर अ शुगर सॉल्यूशन। जो हमारे सिरप होते हैं मेडिसिन की फॉर्म में होती है, वो थिक गाढ़ा लिक्विड होता है, जिसमें शुगर का सॉल्यूशन मिला होता है, मीठा सॉल्यूशन मिला होता है। ड्रॉप आर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग यूजुअली इन सॉल्यूशन। जो हमारी ड्रॉप्स होती हैं ना, वो एक हमारी लिक्विड प्रिपरेशन होती है, जो हमारा सॉल्यूशन बना होता है, वो एक स्पेशल मेजरिंग डिवाइस की मदद से हम अपनी आंखों में गेर सकते हैं। मतलब ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ए ड्रॉप, एक स्पेसिफिक मेजरिंग डिवाइस होता है हमारा सूटेबल। एलिक्सर्स द लिक्विड कंटेनिंग ए मेडिसिन ड्रग विद सिरप्स। जो ग्लिसरीन, एल्कोहल, मास्क, अनप्लेजेंट टेस्ट जो होते हैं ना, सब एलिक्सर्स में आते हैं। जो हमारा लिक्विड होता है, मतलब वो सिरप्स के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिंटस। लिंटस बहुत इंपॉर्टेंट है। थिक लिक्विड मेडिसिन दैट यू टेक फॉर अ सोर थ्रोट और कफ। जब आपको खांसी होती है, गले में दिक्कत होती है, तो आप लिंटन वाला ही लिक्विड लेते हो, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाते हो। तो उसके बाद आता है हमारा लोशन। अ लिक्विड यूजुअली एक्वस मेडिसिन प्रिपरेशन कंटेनिंग 1 और मोर इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर स्किन डिसऑर्डर। जो हमारा लोशन होता है ना, वो हमारा एक्सटर्नली अप्लाई होता है। जो स्किन पे कोई दाग हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, तो हम लोशन, आपने देखा होगा, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सर्दियों में फटने लगती है, ये बहुत ज़्यादा, जब आप ज़्यादा ही बाहर जाते हो, हवा में घूमते हो, तो आपकी स्किन है ना बर्न होने लगती है, फटने लगती है, तो आप लोशंस लगाते हो तो उससे ठीक हो जाती है। आई ड्रॉप इज अ सोल्यूशन कैन ऑब्टेन वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेडिकामेंट बेनिफिट सब्सटेंस। तो आई ड्रॉप दोस्तों वही है, एक स्पेशल होता है, इसमें डेफिनेशन थोड़ी अलग लिख रखी है। ये साइड ड्रॉप दोस्तों वही आ जाएंगे। स्प्रे जो होता है हमारा ओरली, नोजली, थ्रो, रेस्पिरेशन। तो यार देखो ओरली मतलब ये हमारे एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं स्प्रे बस। माउथ वॉश वो होता है, जैसे माउथ की आपने देखा होगा, माउथ वॉश बहुत सारे, अब तो बहुत सारे आए हैं, कोलगेट वाला भी आ चुका है, सेंसोडाइन वाला भी आ चुका है। आप माउथ वॉश से कर सकते हो, बस एक बार कुल्ली करनी होती है, आपके जो मसूड़े और दांत होते हैं वो मजबूत रहते हैं, ठीक है दोस्तों। सपोजिटरीज को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? एंटर द बॉडी थ्रो रेक्टम, वेजिना और यूट्रस। इनों का तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इतना पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। अब आता है हमारा पैसरीज। तो हमारा पैसरीज में होता क्या है? पैसरी एक डिवाइस होता है जो हमारा वेजिना को सपोर्ट कराता है, यूट्रस एंड ब्लेडर एंड रेक्टम, ये एक प्लेस किया जाता है वेजिना हमारा, जिसने सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ऑइंटमेंट हमारा कब यूज होता है? जब हमारी स्किन बर्न हो जाती है,
या हील की जाती है वाउंड, स्क्रैप्स एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स। मतलब ये ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स में ही दोस्तों हमारा यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्रीम्स। क्रीम्स हमारा देखो एक्सटर्नली प्रिपेयर होता है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों इमल्शंस। इमल्शंस के अंदर ही आता है दोस्तों हमारा ये, तो आप इन्हें अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। पेस्ट। पेस्ट कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स। पेस्ट दोस्तों सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म तो है ही, लेकिन ये ज़्यादातर हमारा ना लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स, इसमें लार्ज होता है हमारा सॉलिड, ठीक है। सेमी सॉलिड क्या होता है, ना तो लिक्विड होते हैं ना सॉलिड होते हैं, ठीक है। जेल्स और दोस्तों बाकी सब यही है, आगे मेन चीज पा देते हैं, ठीक है। तो डोसेज फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको इतना ही पढ़ना था। अब पढ़ते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जैसा आपने देखा होगा, डॉक्टर आपको पर्ची पे लिख के देता है ना, जब आप देते हो 500 रुपये की पहले पर्ची काटेगा वो, मतलब आपकी जेब खाली करेगा। उसके बाद वो लिखता है कि भाई 2 मेडिसिन पीस पैरासीटामोल की दे दो और 2 मेडिसिन ये दे दो, उस पर डायरेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो पर्चा देता है डॉक्टर लिख के अपने पास से। तो प्रिस्क्रिप्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट्स। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है रजिस्टर्ड मेडिकल फार्मासिस्ट के थ्रू लिखा जाता है, उसमें होता है कैसे कंपाउंड करना है, कैसे इन्हें दवाई देनी है पेशेंट को उसके मेडिकामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। प्रिस्क्रिप्शन इज जनरल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, बट लैटिन वर्ड्स थोड़े अलग लैटिन वर्ड्स पर इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। जो ये लैटिन वर्ड्स है ना, ये बाहर यूज़ किए जाते हैं, जो सिर्फ फार्मासिस्ट समझता है। आजकल तो कोई भी पढ़ देता है प्रिस्क्रिप्शन, वैसे आजकल डॉक्टर इस तरीके से लिखने वाले हैं। एब्रीवेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज टू सेव टाइम। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होता है हमारा, शॉर्ट फॉर्म्स। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं दोस्तों हमारी, सिंपल और कुछ नहीं होता। शॉर्ट फॉर्म जैसे पैरासीटामोल को हम PCM, पैरासीटामोल, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कैसा होता है। देखो प्रिस्क्रिप्शन हमारा होता है, डॉक्टर का आप देखो RX होता है, फिर आपका नाम आ जाता है, एज, आपका जेंडर आ जाता है, फिर एड्रेस आ जाता है, और यहाँ पर आपको मेडिसिन लिख देता है डॉक्टर कि ऐसे लेनी है, और फिर ऐसे करके गोले गोले बनाता है। तो वही होता है दोस्तों इसमें। तो प्रिस्क्रिप्शन का आपको पार्ट जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसके पार्ट्स होते हैं डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट्स, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नेचर को आप मत पढ़ना, आप पढ़ना ट्रांसक्रिप्शन, रेनुअल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, ठीक है। तो अब मैं आपको यहीं पर एक चीज़ बताता हूँ। चलो पहले आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यार ये 10 नंबर के हम पूछा गया, तो यार आप नाम तो लिख कर नहीं आओगे। डेट, तो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में डेट क्यों लिखी जाती है, डेट वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी मदद से है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिस्क्राइबिंग डेट और प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि यार आप देखा होगा डॉक्टर को आप यार बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन लिखते हैं, उसमें कुछ यार ना नशीली दवाई लिखते हैं, क्योंकि यार आप ज़्यादा बीमार होते हो ना, तो आपको नींद की ज़रूरत होती है, और जब आप मेडिसिन आपको नशे वाली मिलेगी तो आपको नींद आएगी। और कुछ होती है हैबिट फॉर्मिंग, क्योंकि आप खाओगे दवाई तो आपको आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा, तो आप यार उससे आदत भी बन जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए है ना प्रिस्क्रिप्शन पे डेट दी जाती है, कि आपको एक डेट दी जाएगी कि वहाँ पे डेट है, इस ये प्रिस्क्रिप्शन यहाँ तक चलेगा। तो फार्मासिस्ट जो होगा ना वो उसी के अंदर देगा आपको, सिर्फ उसके अलावा आपको दवाई नहीं देगा। 15 दिन के अंदर के बाद वो दवाई नहीं देगा, लेकिन दे देते हैं, कोई नहीं। नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, तो नेम और एड्रेस जो होता है वो पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और एज एंड सेक्स डोसेज फॉर्म बताते हैं कि कैसी फॉर्म उसकी कैसी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे देना है, ठीक है। तो डॉक्टर यही देख कर देता है। अब पढ़ते हैं सुपरस्क्रिप्शन। तो पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक रफली बना देता हूँ, हमारा प्रिस्क्रिप्शन बनाता हूँ छोटा सा, देखो वैसी। तो हमारा आता है पहले RX, ठीक है, यहाँ नेम आ जाएगा हमारा, यहाँ एज आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा हमारा एड्रेस। तो ये आ गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे दे रखा है ना, सुपरस्क्रिप्शन, तो हमारा सुपरस्क्रिप्शन ये सबसे ऊपर जो होता है ना, ये हमारा सुपरस्क्रिप्शन है। इतना जो बॉक्स आ रहा है, ठीक है, ये जो आ रहा है ना हमारा बॉक्स, ये सुपरस्क्रिप्शन है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, होता क्या है ये। इट रिप्रेजेंट बाय RX सिंबल, इट लैटिन वर्ड विच मीन्स यू टेक। तो मतलब तुम देखो जो भी है ये दोस्तों, RX सिंबल का यूज किया जाता है सुपरस्क्रिप्शन में। ओल्ड डेज में इस सिंबल को जो कहा जाता था, ये आया था हमारा सीन ऑफ जुपिटर द गॉड ऑफ हीलिंग, कि इससे हीलिंग की जाए, गॉड ऑफ हीलिंग से प्रे की जाती है एक तरीके से। इट इज यूज टू प्रे टू गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं ना वो इसलिए यूज करते हैं हमारे RX को, क्योंकि इसमें
ये ब्लेसिंग वाला साइन होता है हमारा। इट इज़ प्रे टू गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट को जल्दी आराम लगे। आपको पता है ऊपर वाले के उससे ही दवाई लग पाती है। हमारे जो गोड्स होते हैं, आपके अलग अलग गोड्स होते हैं दोस्तों, जो भी होते हैं, आप उनका नाम लेकर दवाई खाओगे तो आपको जल्दी आराम लग जाता है। मैंने जैसे सुना है आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। इंस्क्रिप्शंस, तो दोस्तों आप कहोगे भाई ये इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये रहा, तो मैं यहाँ पर दवाई लिखूंगा पैरासीटामोल, ठीक है। अरे ये आपको ऐसे लेनी है, ठीक है। पैरासीटामोल लिख दिया, यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है कि डिस्प्रिंग लिख दिया मैंने, तो मेडिसिन मैंने लिख दिया। तो ये हमारा आता है इंस्क्रिप्शन। तो ये जो हमारा पोर्शन आ गया ना, ये हमारा इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन में हमारी मेडिसिन है ना अलग अलग लिखी जाती हैं, क्या क्या हमारे इंग्रेडिएंट्स है सेपरेट लाइन में। तो इसे पढ़ते हैं पहले। इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नेम एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकमेंट। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन अलॉन्ग विद इट्स क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा इंस्क्रिप्शन जो होता है हमारा, जिसमें हमारी दवाई लिखी होती है। सब प्रिस्क्रिप्शन हमारा जहाँ पे RX होता है, इंस्क्रिप्शन जहाँ पे हमारी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। तो हमारा उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के बाद ऊपर हुआ ये सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन हमारा होता क्या है, उसमें हमारी डोसेज होती है, कि जैसे ये होगा ना हमारा डोसेज, हमारी दवाई लिख दी है दोस्तों, ये देखिए। इंस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा गोले बनाते हैं डॉक्टर, ये होती है सुबह शाम। अगर वो ऐसे कर दें तो ये सुबह दोपहर शाम, ठीक है। ये होता है सिंपल। सब्सक्रिप्शन में हमारा यही होता है कि डोसेज फॉर्म कैसी बननी है, उसका डायरेक्शन बताते हैं। अब आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन पे। उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, कि हमें किस तरीके से हमें ड्रग को लेना है, ठीक है, क्या उसका टाइम रहने वाला है। देखो ये इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन, पानी में भिगो के लेनी है, पानी में घोल के लेनी है, ऐसी खानी है, सिंपल सा। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन में आ जाता है। तो हम आते हैं फिर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस पे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिबर इंडिकेट वेदर द प्रिस्क्रिप्शन मे बी रिन्यूअल और नॉट, इफ सो देन हाउ मेनी टाइम्स। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, जब भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे ना, या तो यहाँ पर डेट लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पास स्टैंप होती है, उसे ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, जैसे भी लगाते हैं वे, यहाँ पर डेट आ जाती है। तो यार वो टाइम होता है उनका, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि यार मैंने हाँ आज के दिन दवाई दी है यार, ये सिर्फ 15 दिन तक ही चलेगा हमारा प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद इसे मत लेना। उसके बाद डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है दोस्तों, पेशेंट कुछ भी ले, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती, डॉक्टर का काम बस वहीं तक होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नार्कोटिक एंड हार्बिटेड ड्रग्स टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन इसलिए होते हैं, जो हमारा नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं या कुछ मिसयूज होता है वो ना हो पाए, क्योंकि आपको पता है नशीली दवाई से यार बहुत ही नुकसान होता है। अगर आप किसी गलत पेशेंट को खिला दो तो यार वो कोमा में या उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है हमारा देखो एड्रेस रजिस्टर का। तो देखो यहाँ पे है ना एक लाइन खींची होती है प्रिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डॉक्टर का एड्रेस और डॉक्टर का नाम, और एक यहाँ साइन का आता है, तो वहाँ पे डॉक्टर अपने साइन कर देते हैं। तो मैंने अपने साइन यहाँ पे कर दिए हैं। इस तरीके से डॉक्टर साइन करते हैं, वो हमारा लास्ट में आ जाता है दोस्तों। सिंपल से स्टेप्स थी, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखो हमारा क्या क्या था उसमें। डेट मैंने बता दिया कि यूज़ होती है, और सब्सक्रिप्शन जो हमारा, देखो यहाँ पर रख कर बताता हूँ मैं, जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो हमारा ये है। इंस्क्रिप्शन हमारा जहाँ पर दवाई लिखी जाती है, सब्सक्रिप्शन जहाँ हमारी डोसेज बताई जाती है, ट्रांसक्रिप्शन हमें कैसे दवाई खानी है, ठीक है, उस तरीका बताया जाता है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मोर स्टैम्प लगाई जाती है, और लास्ट वाला हमारे पर सिग्नेचर किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब पढ़ेंगे हम हैंडल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल करना है, ये बहुत सी बार हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों आ गया है। देखो इसे गोल कर पी जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा ये। फॉलोड प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट विल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग डिस्पेंस। जैसे कि आप फार्मासिस्ट और आपने स्टोर खोल लिया, तो आपको कैसे उसे हैंडल करना है, ठीक है। आप जब उससे प्रिस्क्रिप्शन लोगे तो पहले आपको लेना है, उसके बाद रीडिंग करना है और चेकिंग करनी है उसकी, कलेक्ट एंड वेट द मटेरियल, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। ये तो पुराने इसमें होता था, लेकिन आपको यही लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे आप रिसीव करोगे ना, तो ध्यान रखना है आपको फार्मासिस्ट आपको पेशेंट से खुद ही लेना होगा। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव बाय फार्मासिस्ट फ्रॉम पेशेंट हिमसेल्फ, खुद ही लेना होगा। ऐसे नहीं कोई चेले चपाटे लगा दे, ले प्रिस्क्रिप्शन ला के दे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको खुद जाके लेना है बिल्कुल सही तरीके से। विल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गिव नेगेटिव इंप्रेशन टू द पेशेंट्स। तो दोस्तों जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेने जाओ ना, तो आपको सड़ी सी शक्ल नहीं बनानी है, एक स्माइल देनी है अच्छी सी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, कहीं पेशेंट डर ना जाए। आपको नॉर्मल रहना है और नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, वरना आप ऐसे सड़ा सा मुंह बना के जाओगे या वहाँ पे जाके हंसने लगोगे, तो यार उसे ऐसा अजीब सा लगेगा कि पता नहीं डॉक्टर ने क्या लिख दिया है आपके, ठीक है।
तो सेकंड पार्ट है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। तो जब आप प्रिस्क्रिप्शन ले लो, आफ्टर रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट मस्ट हैव टू चेक वेदर इट इज रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्नर, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट फार्मासिस्ट शुड इमीडिएटली कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर। जब आपको आपको प्रिस्क्रिप्शन ले लोगे तो उसको पहले चेक करना है कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है नहीं लिखा है, डॉक्टर के साइन है नहीं है, और वो उस पर डेट जो डली हुई है वो है न्यू डेट है या वो ये पुरानी है, कभी मिसयूज ना हो जाए प्रिस्क्रिप्शन, आपकी भी जिम्मेदारी रहती है। और जब आप उसे ले लो ना तो आपको एक बिहाइंड कॉर्नर, एक कॉर्नर के पीछे जाके पढ़ना है, मतलब एक काउंटर सा बनाए रखना है अपने उस पर, उसके पीछे पढ़ना है, पेशेंट के सामने नहीं पढ़ना है। और कोई भी डाउट लगे ना तो एकदम चीखना नहीं है, एकदम कुछ नहीं करना है। बस डॉक्टर को या आपको कोई फार्मेसी जानकार हो उस, क्योंकि बहुत से एब्रीवेशन होते हैं उसमें नहीं पता चलता है, तो आपको उससे बात कर लेना, कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिंग द वेट द मटेरियल, ठीक है। बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड इन शुड बी कलेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। आफ्टर वेटिंग ऑल द मटेरियल इट शुड बी shift on right hand side of the balance. While compounding level of every stock bottle it should be read at least 3 times to avoid any mistakes. तो दोस्तों ये पुराने टाइम में होता था, लेकिन यार एग्जाम में आपको ये लिख कर आना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिस्क्रिप्शन को ले लें तो आपको है ना जो भी चीज़ें हैं, हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें आपको निकाल कर रखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। उन्हें बैलेंस करना है, जब उसका वेट कर लो ना तो उन्हें आपको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और जो भी आप मेडिसिन लो, स्टॉक्स बोतल लो, उन्हें कम से कम 3 बार पढ़ना है, रीड एट 3 टाइम्स टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स, ठीक है। कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकिंग, ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट 1 टाइम। ऐसे नहीं 2-3 जनों के पर्चे ठा लिए कि लाओ भाई लाओ लाओ भाई तुम भी दो अपना पर्चा और तुम भी दो अपना पर्चा, तुम भी दो, सबकी मैं वीडियो एक बार में निकाल दूंगा दवाई। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार में सिर्फ एक को दवाई देनी है और वो भी क्लीन तरीके से, रिक्वायर्ड शुड बी क्लीन, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट कंपाउंड मेडिसिन शुड बी सुटेबल लेवल एंड फिल पैक्ड इन अप्रोप्रिएट कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड डोज, ठीक है। आपको जब आप दवाई निकाल लो, सारे काम कर लो, उसके बाद आपको उन्हें कंटेनर्स में फिल करना है और पैक करना है, और जैसे उसकी क्वांटिटी है उसी अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि 2 खुराक है और पूरे 1 लीटर की बोतल दे दी 2 खुराक बोतल के लिए, नहीं दोस्तों, 2 खुराक की बोतल ही लगेगी उसमें। चलो तो हमारा हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एरर्स, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में? एब्रीवेशन, जो शॉर्ट फॉर्म होती है, आपको बताया था मैंने। नेम ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग, डोज और इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट्स इनकम्पेबिलिटी। तो इन्हें आप पढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन में क्या होता है? एब्रीवेशन प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। क्योंकि दोस्तों एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी दवाई होती हैं, तो यार उसमें बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रीमली केयर शुड बी टेकन बाय फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीवेशन। हमेशा बड़े ही ध्यान से फार्मासिस्ट को उसे पढ़ना होगा कि इस पर क्या लिखा है, क्या एब्रीवेशन, उसे सही से समझना होगा, ऐसी दवाई नहीं देनी है, ठीक है। फार्मासिस्ट शुड नॉट गैस एट द मीनिंग ऑफ एब्रीवेशन। ऐसे नहीं हवाबाजी में कि PCM लिखा है तो कुछ और दे दूं, नहीं, वही दवाई होनी चाहिए, कोई भी गैस नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। एक मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा है, आप एक्रोमाइसिन एक टैबलेट होती है, ठीक है, उसे हम एक्रो से हम एब्रीवेशन की शॉर्ट फॉर्म एक्रो होती है। मेक और डिफिकल्टी व्हेन इंटेंशन और प्रिस्क्राइबर टू बी डिस्पेंस एक्रोस्टेटिन। एक्रोमाइसिन चाहिए लेकिन वो एक्रोस्टेटिन दे देगा तो उससे दिक्कत हो जाती है। इस बात का डॉक्टर को भी ख्याल रखना होता है कि हो आपके सिर में दर्द रहा है, दे दें आपको पेट में दर्द की दवाई, तो दोस्तों वो आराम कैसे करेगी? मतलब आपको हो तो बुखार है, एग्जाम्पल ही गलत दे दिया मैंने, देखो हो तो आपको बुखार रहा है, बुखार की गोली है, लेकिन आपको पेट दर्द की गोली दे दी तो आराम ही नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है। एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में हमारी दिक्कत हो जाती है। नेम ऑफ द ड्रग, दे आर कंटेन हुज नेम्स लुक और साउंड लाइक दोज ऑफ द अदर ड्रग्स। तो जो हमारे नेम होते हैं ना ड्रग्स के, और उसकी साउंड्स होती हैं बहुत सारी की सेम होती हैं, जैसे कि डिजिटॉक्सिन, डिजोक्सिन, ठीक है, थोड़ा सेम सेम है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको ड्रग्स का नेम है ना उसका देखने का, उसके साउंड पे नहीं जाना है, आपको सही से देखना है उस पर नाम क्या लिखा है। कभी आप ऐसी कोई पेशेंट आपसे कहे या कोई डॉक्टर आपको कॉल पर कहे कि मुझे डिजिटॉक्सिन चाहिए, ठीक है, आप इन पेशेंट को वो दे दो, लेकिन आप डिजोक्सिन दे दो तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार ये अलग है ये अलग है, उसके इफेक्ट्स भी अलग होंगे। तो दोस्तों यह गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, आप पर केस हो जाएगा ऐसे। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन,
तो आपको स्ट्रेंथ क्या है वो प्रिस्क्रिप्शन में होता है। बहुत से देखते हैं कि यार डॉक्टर्स ने 500 mg लिख रखी है आप, लेकिन आपको दिख रहा है वो 650 mg दे दिया आपने, तो उस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। इट असेशन व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे उसमें स्ट्रेंथ के, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। बिल्कुल जो प्रिस्क्रिप्शन में है ना, प्रिस्क्राइबर ने बताया उस वही स्ट्रेंथ की हमें दवाई देनी है जितनी mg की हमें बता रखी है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब। तो हमें डोसेज फॉर्म अवेलेबल मोर देन वन डोसेज फॉर्म कि उस पर देख लेना है कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे डोसेज फॉर्म में, कि कोई हमें दे दिया, हमें कोई सिरप दे दिया है, चलो वो तो सिरप ही हो गया, हमें कोई मेडिसिन है जो हमारे पेट के दर्द की है, उसकी हमें टैबलेट्स भी आती हैं और सिरप भी आता है। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन में देखना है कि भाई वो कौन सा कह रहा है, कि उसमें लिक्विड दे रखा है या सॉलिड दे रखा है। क्योंकि यार बहुत सारे पेशेंट्स के अकॉर्डिंग होता है ना, क्या पता पेशेंट की एज ज़्यादा हो और हम उसे लिक्विड दे दें, मतलब सॉलिड दे दें, तो यार उसे ज़्यादा आराम नहीं लगेगा, लिक्विड ज़्यादा असर करता है। या बच्चे की दवाई हो तो यार वो सॉलिड तो ले ही नहीं पाएगा, उसे लिक्विड चाहिए। तो दोस्तों इसलिए हम उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो हम अगर आप इन चीज़ का ध्यान रखोगे तो आप सारी गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। डोज, तो डोज हमें देखो आपको जैसा बताया प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग बनानी है। ऐसे नहीं कि पैरासीटामोल बता दिया आपको तो आप किसी भी डोज की दे दो, नहीं। डोज यूजुअली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस विद द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर में आराम से डिस्कस होती है, जिसमें मैंने बताया था इंस्क्रिप्शन में हमारी डोसेज जो बताया था ना, ये होती है खुराक। इंस्क्रिप्शन में 500 PCM, यहाँ पे लिखा होगा 650 mg। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में हमारी वहाँ पर डोसेज लिखी होगी। ठीक है, आपको बस वो देखना है। इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको कैसे दवाई लेनी है, आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ऐसे बताता हूँ कि टाइम क्या है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का, और कैसे आपको लेनी है, कैसे इसका प्रिस्क्रिप्शन लेना है, अवॉइड कैसे करनी है, सब चीज़। इनकम्पेलेबिलिटी की, आपको मेडिसिन खाओ तो क्या चीज़ नहीं लेनी है, किस चीज़ के साथ आपको मेडिसिन नहीं खानी। जैसे आपसे कहते हैं कि अब आप दवाई खा रहे हो कि आप तली भुनी चीज़ें नहीं खाओगे, फ्राइड फ्राइज नहीं खाओगे, तो उन चीज़ से आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आप चीज़ को वो नहीं खानी है, आप चीज़ को वो छोड़ देनी है। ठीक है, इनकम्प्लेटिव में बस इतना ही था। इसके बाद पढ़ेंगे हम पोसोलॉजी। तो अब पढ़ेंगे हम पोसोलॉजी। पोसोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लोजोस मीन्स साइंस। पोसोलॉजी मीन्स हाउ मच साइंस, कितनी है साइंस। ठीक है दोस्तों, पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स which can be administered by the patient to get desired pharmacological action। तो दोस्तों हमारी जो पोसोलॉजी होती है ना, उसमें बस होता है डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स होती है। ठीक है, जो कोई बंदा उसे ले तो उसको कैसे उसे आराम लग सके, तो उसमें डोज बनी होती है और क्वांटिटी, कि किस क्वांटिटी में हमारे ड्रग्स इस डोज में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमारी होती है। द डोज ऑफ ड्रग्स कैन नॉट बी फिक्स इजीली एज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। जो हमारे डोज होते हैं ना, वो ड्रग्स वो फिक्स नहीं होते। ठीक है, वो डिपेंड होते हैं कुछ फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स हमारे ये हैं, बहुत सारे हैं, वैसे 15 फैक्टर्स हैं मेरे पास, लेकिन आप 10 भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एज, सेक्स, बॉडी वेट, रोट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिसीज, अकुमुलेशंस, एडिटिव इफेक्ट्स, टाइच ऑफ फेलोइसिस, सेनर्जिज्म, टॉलरेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस और इमोशन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी लिखे हैं मैंने। अब आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े एक्सप्लेन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज देख के मत डरना, बहुत इजी लिखा हुआ है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और दोबारा कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एज, द फार्मास्यूटिकल इफेक्ट ऑफ मेनी ड्रग्स चेंज विद एज। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल के जो इफेक्ट्स होते हैं ना ड्रग्स के, वो चेंज होते हैं एज के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर न्यू बॉर्न बेबी आर जनरली मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स सम ड्रग्स बिकॉज ऑफ देयर immature state of liver functions through which drugs are elimination from body। क्योंकि जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो उसकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है ड्रग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसका जो इम्योचर, क्योंकि जो उसका लीवर होता है ना वो इमेच्योर होता है, वो भी पूरा नहीं बन पाता है, तो उसकी बॉडी है ना एलिमिनेट कर देती है उस ड्रग्स को, लेने से मना कर दिया, और उससे बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ बीमारी भी उसके अंदर बन सकती है। ठीक है, इसलिए हमें वो ध्यान रखना पड़ता है। या फिर आप कह सकते हो जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं ना, वो मोर सेंसिटिव होते हैं टू सम ड्रग्स लाइक हाइपरनोटिस विच में प्रोड्यूस कंफ्यूजन स्टेट। हाइपरनोटिस होते हैं जो हमारे नशीले होते हैं ना नींद के, वो तो आपने देखा होगा ज़्यादा एज के लोगों को नींद की गोली नहीं देते हैं दोस्तों, क्योंकि यार उन्हें कंफ्यूजन स्टेट हो जाते हैं, उनका मतलब दिमाग से चल जाता है फिर का, क्योंकि उनकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और जब एक्सेप्ट नहीं करेगी दोस्तों कुछ ना कुछ तो दिक्कत करेगी वो। ठीक है, तो आते हैं फिर सेक्स।
Some effect of drugs is not same in women as in men. Especially care should be taken while giving the drugs in state of menstruation cycle, pregnancy and lactation period. ठीक है, तो देखो ये होता है हमारा जो हमारी जेंडर होता है ना वो सेम नहीं होता है, वुमेन्स का अलग होता है और मेंस में अलग होते हैं ड्रग्स के इफेक्ट। ठीक है, जैसे अगर कोई वुमेन है और वो इन स्टेट्स में पहुंच रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पहुंच रही है, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, तो ये तो आपको पता होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 7 to 8 डेज चलती है, प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, लैक्टेशन पीरियड जो होता है हमारा 6 मंथ का होता है, जिसमें जो हमारा चाइल्ड होता है ना वो मिल्क जो दूध पीता है, मतलब वो वाला पीरियड होता है 6 मंथ में। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हमारी एब्सेंस होती है लैक्टेशन पीरियड में, याद रखना, बहुत अच्छी बात आपने 12 में पढ़ा होगा। Alcohol and narcotics must be avoided during pregnancy because it have a harmful effects on babies. जो हमारे नार्कोटिक्स अफेक्ट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उन्हें हमें भूल कर भी नहीं देने हैं प्रेग्नेंस वुमेन को, क्योंकि इससे है ना बेबी की हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, बॉडी वेट, जो हमारा बॉडी वेट होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम डोसेज फॉर्म कर पाते हैं। अगर किसी बंदे का वेट है 50 किलो से 100 किलो, तो उसका यार बहुत आराम से डोसेज होती है, नॉर्मल से डोसेज होते हैं। लेकिन 50 से कम है या 100 से ज़्यादा है तो दोस्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर हमें फॉर्मूलाज लगा के उसकी बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग हमें डोसेज फॉर्म बनानी होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब आते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस डोज आर ऑलवेज स्मॉलर देन ओरल एंड टॉपिक। जो इंट्रावेनस डोसेज होती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, ओरली और टॉपिकली आराम से हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो हम इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं और हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे 5वें पा जाते हैं। टाइम ऑफ एडमिशन, दोस्तों एक फैक्ट बताता हूँ आपको, जो हमारा प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमच ऑलवेज डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इन कंपेयर टू एम्प्टी स्टोमच। अगर हम कोई ड्रग लेते हैं, खाली पेट लेते हैं ना, तो हमारे जल्दी आराम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही ड्रग हम खाली पेट लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी उससे रिलीफ मिलेगा, मतलब आराम मिलेगा, क्योंकि वो जल्दी से हमारे ब्लड में घुल जाएगा। लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे खाली पेट लोगे तो यार हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि खाली पेट मत लेना। लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं कि खाने से पहले लेने हैं, देखा होगा कुछ सिरप्स होते हैं तो वो कुछ उस तरह के होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ एडमिशन बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, बाकी नहीं रखना है। ठीक है, आयरन और आर्सेनिक का ध्यान रखना है कि आप उन्हें खाना खाने से पहले ले सकते हो, लेकिन एंटासिड्स ड्रग्स को आपने खाना खाने के बाद लेना है, मतलब एसिड को ख़त्म करने वाले एंटासिड्स, एसिड को ख़त्म करने वाले। एनवायरमेंटल फैक्टर, कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट आल्सो अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, ये डोज को काफ़ी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप दिन में नींद की गोली खाओगे तो आपको ज़्यादा खानी पड़ेगी नींद की गोली जब आपको नींद आएगी, क्योंकि दिन में यार नींद आ नहीं पाती है, बॉडी को लगता है कि अभी तो दिन ही निकल रहा है, क्या ही सोऊं। लेकिन अगर आप उसे रात में नींद की गोली लोगे तो आपको 1-2 गोली में काम चल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही रिलैक्स मूड में पहुंच जाती है नाइट के टाइम में, तो ईजिली आपकी बॉडी नाइट के उसमें पहुंच जाएगी और आपको नींद जल्दी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एनवायरमेंटल फैक्टर में। तो आप आते हैं 7 पे, प्रेजेंस ऑफ डिसीज। अगर आपको कोई और सी डिसीज है पहले और आप दोबारा कोई डोज लेते हो तो यार आपको दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर पूछता है कि इससे पहले आपको कोई डिसीज तो नहीं थी, तो आप इससे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ डिसीज आल्सो अफेक्ट द फार्मास्यूटिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन लिवर पेशेंट्स बिकॉज देयर किडनी फंक्शन नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इज दोज टाइप ऑफ ड्रग्स दैट एक्सक्रीट थ्रू किडनी। जो दोस्तों हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा ड्रग होता है, ठीक है, अगर हम उसे कोई बंदे को किडनी की प्रॉब्लम है और उसे हम देते हैं तो हमारा लीवर भी खराब कर देगी ये ड्रग, क्योंकि दोस्तों जो हमारी ड्रग होती है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो हमारे इस किडनी के एक्सट्रैक्ट होके निकलती है, मतलब फिल्टर होके ही उसके बाद ही हमारे वो काम करती है। ठीक है, जो हमारी जो ड्रग लोग है ना वो फिल्टर हमारी किडनी से ही होगी, जब किडनी काम नहीं करेगी तो हमारा लीवर तो यार ठप हो ही जाएगा। तो इसलिए यार डॉक्टर पहले पूछता है दोस्त भाई कोई बीमारी तो नहीं है बेटा, या सर कोई बीमारी तो नहीं है आपको, जब भी वो दवाई लिखता है। अकुमुलेशन, अकुमुलेशन ये होता है कि ड्रग विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड में अकुमुलेट इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट इट रेपिडली एडमिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब अकुमुलेशन होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि डिस्प्रिन गोली आपने सुनी होगी जो सिर के दर्द की होती है, उसे डॉक्टर कहता है कि इसे ज़्यादा मत खाना वरना बीमार हो जाओगे, ये ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो आराम तो बहुत जल्दी करेगी लेकिन हमारी बॉडी में है ना वो जमा होती जाएगी, एक्सक्रिएट होती जाएगी। ठीक है, और वो एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो टॉक्सिक अफेक्ट कर देगी, कुछ ना कुछ यार हमारी बीमारी बना देगी, तो इसलिए यार उसे नहीं लेते हैं। ठीक है, उसे ज़्यादा देर तक हमें लेनी नहीं चाहिए। आती है हमारी 9 पर एडिटिव इफेक्ट्स। अगर हम कोई भी 2
ड्रग एक साथ लेते हैं दोस्तों, मैं डेफिनेशन पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, चलो मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन 2 और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर एंड देयर टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट्स। अगर हम कोई दो ड्रग एक साथ लेते हैं तो उसका अफेक्ट है ना बढ़ जाता है। मतलब देखो, जो कोई दो भी ड्रग्स लेते हैं हम, 2+2=4, मतलब एक ड्रग का जो हमारा वो है उसका फार्मोलॉजिकल एक्शन हमारा 2 है और दूसरे का भी 2 है, तो वो हमारा ऐड होकर 4 बन जाएगा, इक्विवेलेंट टू सम। मतलब दो ड्रग्स लिए हैं, एक पावर 2 है दूसरी की पावर 2 है, तो हमारी टोटल पावर 4 हो जाएगी, हमारी ड्रग्स की जो कैपेसिटी हो जाएगी। तो आते हैं हम सिनर्जिन। सिनर्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछ लेते हैं। सिनर्जिन होता है हमारा, कभी हम एक ड्रग लिया और दूसरा ड्रग भी ले लिया साथ में, तो उसका जो एक्शन होता है ना वो बढ़ जाता है। मतलब एक ड्रग की पावर है 2, दूसरे की पावर भी 2 है, तो अगर हम दोनों ड्रग साथ में लेंगे ना तो उसका जो एक्शन होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो, फार्मोलॉजिकल एक्शन जो होगा हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम एंटागोनिस्ट पे। तो एंटागोनिस्ट यार बहुत उसका उल्टा ही होता है सिनर्जिस्ट का एंटागोनिस्ट। इसमें हम व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग्स इज अपोजिट बाय अदर ड्रग्स। ठीक है, तो अगर हमने कोई ड्रग्स ली है, ठीक है, और हमने उसका दोबारा दूसरी भी ड्रग्स ली है, तो पहली वाली ड्रग्स का अफेक्ट है ना दूसरी ड्रग्स खत्म कर देगी, आपस में टकरा कर ना न्यूट्रल हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे हमने कोई ड्रग्स ले ली, जैसे में पॉइजन हो जाता है, इसका एग्जाम्पल भी है दोस्तों। तो पहले बताता हूँ, पॉइजन हो जाता है, जैसे हमें तेजाब बन जाता है या हम पॉइजनिंग कुछ खा लेते हैं, तो हम एक ड्रग दूसरी देते हैं जो उसका जो पॉइजनिंग का इफेक्ट है ना उसे वो बिल्कुल ही खत्म कर देती है, अपोजिट कर देती है उसके। तो एंटागोनिज्म होते हैं। तो आपने पीआईसी में पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन इन एसिड पॉइजनिंग। ठीक है दोस्तों, बातें हम टॉलरेंस पे। टॉलरेंस हमारा देखो मैं ऐसे ही बताता हूँ, टॉलरेंस हमारा कुछ नहीं होता है, हमें हाई डोजेस दी जाती है जिससे हमारे बॉडी को अफेक्ट पड़े, क्योंकि बहुत सौ को आपने देखा होगा कि लो डोज की है ना, कम एमजी की या कम स्ट्रेंथ की पावर की मेडिसिन सूट नहीं करती हैं, तो हमने ज़्यादा मेडिसिन दी जाती हैं ज़्यादा पावर की, ताकि उन्हें आराम लग सके। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, अगर आपके यार एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर या फिजियोलॉजिकल फैक्टर या वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब किसी चीज़ कमी है, तो यार उसका एक्शन जो हमारे ड्रग होगी ना उसका एक्शन यार सही नहीं हो पाएगा, ये चीज़ हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है, और एन इमोशनल फैक्टर्स दोस्तों ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 13 याद कर लेना जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो एक बार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आता है हमारा पेडियाट्रिक ड्रग डोज। ठीक है दोस्तों, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। तो हमारा बेस्ड ऑन एज, जो हमारे एज के अकॉर्डिंग होते हैं वो हमारे होते हैं यंग्स फार्मूला। द फार्मूला इज यूज फॉर चाइल्ड हैविंग एज बिलो 12 ईयर्स, 12 साल से कम के, तो हम उसका फॉर्मूला लगेगा डोज फॉर द चाइल्ड एज इन ईयर बाय एज प्लस 12 इंटू में अडल्ट डोज। ठीक है, जो हमारी डोज दे रखी होगी उसे मल्टीप्लाई कर देनी है, फॉर्मूला लगेगा। डीलिंग फॉर्मूला में बात करते हैं, तो जिसमें हमारी 4 से 20 साल के बीच में जो एज के बच्चे होते हैं ना, बच्चे नहीं इसमें बड़े भी आ जाते हैं, अडल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं, उसका फॉर्मूला लगेगा एज ऑफ ईयर बाय 20। तो आप कहोगे भाई इसमें 12 साल से कम और इसमें 4 से 12, तो कैसे पता चलेगा? जब भाई क्वेश्चन आएगा ना, यंग्स फॉर्मूला लिखा होगा आगे या डीलिंग फॉर्मूला लिखा होगा। ठीक है, दो इनों में तो आएगा भाई ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। या ना है तो भाई कोई से ही फॉर्मूले से कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कॉलिंग्स फॉर्मूला, तो कॉलिंग्स फॉर्मूला हमारा 20 से प्लस की एज जो होती है, ठीक है 24 जैसे, तो एज इन ईयर +1 बाय 20 इंटू में अडल्ट डोज। तो इसे हमें फॉर्मूला ये लगाना है, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, कोई रटना पड़ेगा, कोई वैसे ट्रिक नहीं होती है दोस्तों इसकी। फॉर लेस देन 12 ईयर ऑफ एज, फ्रेड्स फॉर्मूला दोस्तों ये सारे फॉर्मूले मिलते जुलते हैं। ठीक है, फ्रेड्स फॉर्मूला में होता है एज इन ईयर, एज इन मंथ और 150 से डिवाइड कर देना है, और डोसेज फॉर्म जो दे रखी होगी हमारी सिंपल वो। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, और डेफिनेशन दे रखी है कि पेडिड डोज कैलकुलेशन की डेफिनेशन। तो डोज और मेडिसिन कैलकुलेशन इज अ स्किल ऑल नर्स एंड प्रैक्टिसर शुड प्रैक्टिस एंड मास्टर। जो नर्स वर्स होती हैं सभी में मास्टर होते हैं। तो दूसरे पाते हैं बेस्ड ऑन बॉडी वेट। तो पहला हमारा एज बेस्ड ऑन एज था, अब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा डोज ऑफ द चाइल्ड वेट इन केजी बाय 70 इंटू में डोसेज फॉर्म। ठीक है, ये बच्चों के लिए है, 70 से डिवाइड बच्चों के लिए होगा सिर्फ। ठीक है, और एक आता हमारा सरफेस एरिया वाला, डोज फॉर द चाइल्ड BSA बेस सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड m² बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू में अडल्ट डोज परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, सिंपल आपको ये करना है, आपका ये आ जाएगा। वेंटिलेटर डोसेज क्या होती है कि एनिमल्स
वेंट्री डोज और पढ़ लेते हैं दोस्तों लास्ट। तो वेंट्री डोसेज फॉर्म में हमारा ये होता है, जो हमारा ह्यूमंस में होती है ना, तो उसमें हमें स्ट्रेंथ की दवाई चाहिए होती है, लेकिन हमारे जो एनिमल के उसमें होती है ना, हमें हायर डोसेज चाहिए होती है, क्योंकि उनका हायर सरफेस होता है और उनका वेट ज़्यादा होता है। तो नहीं यार, वो कम स्ट्रेंथ की दवाई नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं वेंट्री डॉक्टर्स अलग होते हैं और इंसानों के डॉक्टर अलग होते हैं। क्योंकि दोस्तों उनकी मेडिसिन भी आपने देखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स आती हैं उन्हें खिलाने के लिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है दोस्तों। अगर इंसान को खिला देना इतनी बड़ी टैबलेट, इंसान को खिला दें, वो तो ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन जानवर को दोस्तों उससे भी आराम नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा स्टेप हो चुका है। देखो, अगर आपको मेरी सारे नोट्स समझ में आए हो और आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो के सारे नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।